नमस्कार, इस स्पेशल शो में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने एमएसएमई को समय पर भुगतान के लिए एक प्रावधान किया था। इसे नाम दिया गया था आयकर धारा 43BH। इसके तहत जो भी कंपनियां या जो भी मैन्युफैक्चरर है वो जो भी एमएसएमई को जिसको भुगतान करना है उसे यदि सहमति के साथ तो 45 दिन और बिना सहमति के यदि कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उसे 15 दिन में एमएसएमई को भुगतान करना ही होगा। यदि ये भुगतान नहीं किया जाता है तो ये भुगतान की राशि उसकी आय में जोड़ दी जाती है, जिस पर उसे आयकर चुकाना पड़ता है। ये प्रयास तो किया गया था एमएसएमई को जो भुगतान है वो रुके नहीं और समय पर उसे उसकी राशि मिल जाए, लेकिन यह समस्या धीरे धीरे अब विकराल रूप लेती जा रही है और ये जो समाधान था ये ही समस्या का रूप लेता जा रहा है। इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ उद्योग और व्यापार के साथ साथ जो कर विशेषज्ञ भी हमारे साथ मौजूद है। मैं इनसे आपको मुलाकात कराता हूं। सबसे पहले 40 के जो प्रेसिडेंट है सुरेश अग्रवाल हमारे साथ हैं। शर्मा जी हैं, प्रकाश शर्मा जी जो श्याम सखा मसाले के डायरेक्टर हैं। हमारे साथ हैं राम अवतार अग्रवाल जी जो राजस्थान मसाला व्यापार संघ के भी अध्यक्ष हैं और राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ में भी पदाधिकारी हैं। डॉक्टर मनोज मुरार का रिसर्चर हैं, साथ ही खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के भी पदाधिकारी है और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल भी हैं, कई सारे संस्थानों से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जो स्टोन मार्बल और ग्रेनाइट के एक्सपोर्टर हैं सुरेंद्र कुमार जैन। हमारे साथ पुरुषोत्तम जी हैं गुप्ता जो गियर के पदाधिकारी हैं, जॉइंट ट्रेजरर हैं गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान में। यहाँ पर जो सरकार और बीजेपी के प्रवक्ता सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ हैं आरपी विजय, और कर विशेषज्ञ और आयकर की ये जो धारा है इसकी जटिलताओं पर प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ हैं सीए शैलेंद्र अग्रवाल जो जयपुर टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं। तो ये एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर आयकर 43BH जो समाधान के लिए लाई गई थी एमएसएमई की, लेकिन इस समस्या बनती जा रही। सबसे पहले मैं शैलेंद्र जी से ही बात करूंगा। शैलेंद्र जी, प्रयास तो था अच्छा, अगर मंशा को देखा जाए तो मंशा गलत नहीं थी, क्योंकि एमएसएमई की ओर से ही ये भुगतान से संबंधित समस्याएं आती थी, समय पर भुगतान नहीं मिलता था। इसकी वजह से उनका पूरा जो साइकिल, वित्तीय जो साइकिल है वो गड़बड़ा जाती थी। अब आप बताइए कि ये ही समस्या क्यों बन गई? देखिए, जैसा आपने कहा, सरकार की मंशा लघु और मध्यम उद्योग को सहायता पहुंचाने की थी ताकि उनका पेमेंट जो कि बड़े व्यापारियों के पास या मध्यम व्यापारियों के पास रह जाता है या वो एक तरह से डोमिनेट करते हैं पेमेंट्स को लेकर, उस मंशा को रोकने के लिए सरकार इस नियम को लेकर आई। बट देखने में ये आ रहा है कि ये नियम सभी व्यापारियों के लिए लाभ न देकर उनके गले की फांस बनता जा रहा है, क्योंकि इसके साथ जो नियम लागू किए गए हैं इनकम टैक्स की कि पेमेंट नहीं होने पर उसे पूरी आय में जोड़ दिया जाएगा, ये बहुत ही सख्त कानून है जिसका इम्पैक्ट जब ऑडिट हम कर रहे होंगे तब इम्पैक्ट पता चलेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि ये कानून 1 अप्रैल 2023 से लागू है, बट उस समय इसकी संज्ञान किसी ने भी नहीं लिया, ना कि किसी भी व्यापारी वर्ग ने इस चीज़ पर कोई अपना विरोध और दर्ज नहीं कराया। बट जब जैसे जैसे हम ईयर क्लोजिंग की तरफ आ रहे हैं, मार्च क्लोजिंग में जब उनको अपने तमाम जो बैलेंस शीट ऑडिट करनी है और टैक्स जमा कराना है तो ये समस्या आई है। आरपी विजय जी के पास में आऊँगा, तमाम पहले सवाल ले लेते हैं। 40 अध्यक्ष हैं जो कई प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को आप उठा रहे हैं और एमएसएमई को हमेशा से आप नेतृत्व देते हैं, लेकिन अब ये जो मंशा, ये कहा है कि शैलेंद्र जी ने भी कहा मंशा गलत नहीं थी सरकार की, लेकिन इम्पैक्ट गलत हो गया। आप इसको और एलोबरेट कीजिए। हाँ, नमस्कार बीके शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ चैनल का कि आपने एक अच्छे टॉपिक पे आज चर्चा रखी है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये 1 अप्रैल से लागू हुआ
और ज़्यादातर व्यापारियों को या व्यापारियों ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया कि इस तरह का कोई नियम लागू हो गया है। 1 जनवरी 2024 पे आते आते एक साथ जागृति आई कि इस तरह की प्रॉब्लम आने वाली है। उसका एक बड़ा रीज़न है कि सरकार भी जब नियम और कानून कायदे बनाती है या व्यापार और उद्योग से संबंधित से बनाती है तो व्यापारियों और उद्योगपतियों को जोड़ती नहीं है। मेरा ये कहना है कि सरकार से कोई भी व्यापार उद्योग के बनाए तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सेंट्रल की बड़ी ट्रेड और इंडस्ट्री एसोसिएशन से बात करें, स्टेट की एसोसिएशन से भी बात करनी चाहिए और ट्रेड वाइज भी, क्योंकि आज की तारीख में आप समझो कि जो आदमी एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट वाले को छूट है कि उसकी 6 महीने तक पेमेंट आ सकती है और करीब करीब पेमेंट 3 महीने से 6 महीने तक आती है। तो 3 से 6 महीने तक जब उसकी पेमेंट आती है तो वो कैसे पेमेंट उसको 45 डेज तक भी कर सकता है? वो कर नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि उसके पास पेमेंट की वजह से प्रॉब्लम आएगी और प्रॉब्लम आएगी तो उस पर इनकम टैक्स लागू हो जाएगा। तो ये सरकार पहले दोनों कंट्रोवर्सी नहीं चल सकते कि इंपोर्ट तो पेमेंट आप 6 महीने तक मंगा सकते हो और एमएसएमई को पेमेंट आप, माइक्रो और स्मॉल को पेमेंट आप 45 दिन में दें। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो पहले की भी पेमेंट है, मैं तो कहता हूँ अप्रैल के बाद की भी जो पेमेंट है 45 डेज के बाद की दी गई है, वो भी बड़ी समस्या है। बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है कपड़ा व्यापारियों पे। कपड़ा के जो व्यापारियों का जो नियम है वो तकरीबन 3 महीना प्लस से ही ज़्यादा उनकी पेमेंट का नियम है। आप जयपुर की बात करें, जयपुर में जो रफ स्टोन आता है वो 1-1 साल की पेमेंट का नियम है। तो कैसे इसको इन सब चीज़ों से व्यापारी पार पाएगा? बड़ी परेशानी है आने वाले टाइम के लिए। सरकार की मंशा और इच्छा शक्ति एक अच्छी है कि देश की जीडीपी कैसे बढ़े, देश का टैक्सेशन कैसे बढ़े, व्यापारियों को राहत कैसे मिले, व्यापारियों का टर्नओवर कैसे बढ़े, पर कहीं ना कहीं साथ में इसमें थोड़ी कमियां भी है। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री 40 यहाँ जो राजस्थान के तमाम जो ट्रेड और इंडस्ट्री उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इन्होंने अलग अलग सेक्टर की भी सुरेश जी ने यहाँ बात रखी है, लेकिन हमारे साथ अलग अलग सेक्टर के प्रतिनिधि मौजूद हैं। मैं अब हमारे साथ राम अवतार अग्रवाल जी हैं जो मसाला इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। राम अवतार जी, मसाला इंडस्ट्री को क्या समस्या आ रही है इसके कारण? देखिए, राजस्थान के अंदर करीब 550 स्पाइस इंडस्ट्रियाँ हैं और 80% स्पाइस इंडस्ट्रियाँ हैं जो 40-45 करोड़ से नीचे का व्यापार करती है। हम जब प्रोडक्ट को बेचते हैं हमारी इंडस्ट्री, तो उनको 30 दिन से 90 दिन की साइड देनी पड़ती है, उधार में माल बेचना पड़ता है। ऐसी अवस्था में हम जो कच्चा माल खरीदते हैं उसकी भी 30 से 40% पेमेंट तो हम 15 दिन से 45 दिन में कर देते हैं। बाकी जो भुगतान है हम लोग 30 दिन से 90 दिन 100 दिन में करते हैं, क्योंकि हमारा पेमेंट आता भी लेट है तो हम पेमेंट करते भी लेट है। एक बात इसमें है कि बैंकिंग प्रणाली के अंदर जो हम बैंक से सीसी लिमिट लेते हैं उसके अंदर डीपी के लिए जो हम डेटर्स लिस्ट देते हैं उसके अंदर 60 डेज से ऊपर की लिस्ट अलग बनानी पड़ती है और 90 डेज से ऊपर के वो डेटर्स काउंट नहीं करते हैं। तो बैंकिंग प्रणाली के अनुसार भी जो ये भुगतान अवधि है ये 90 डेज या इससे ज़्यादा होनी चाहिए ताकि व्यापारी अपने पेमेंट को सही कर सके। अगर ये नियम लागू होता है तो हम लोगों का जो व्यापार के अंदर व्यवधान है बहुत ही बढ़ जाएगा और अस्त व्यस्त रहेगा। तो मेरा यही कहना है हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सुधार होकर ये नियम लागू होता है तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। सरकार की मंशा अच्छी है कि एमएसएमई इंडस्ट्री है उनका पेमेंट कहीं जाए नहीं, जो बड़े व्यापारी है उनको समय पर पेमेंट करें। मंशा अच्छी है लेकिन इसमें कुछ संशोधन की गुंजाइश है। ये तमाम सवाल हैं। आरपी विजय साहब, मैं आपके पास आऊँगा लेकिन मैं सबके सवाल ले लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर है, उसके बाद आपसे बात करेंगे। डॉक्टर मनोज मोरारका जी जो ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मनोज जी, ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर भी इसका कोई इम्पैक्ट है? नहीं, डेफिनेटली जो हमारे अभी इंडस्ट्रीज़ के हमारे भाई साहब ने कहा वो सारी बातें सत्य है, परंतु मैं 2 चीज़ नज़र में लाना चाहता हूँ कि किसी भी कानून का मेन मकसद होना चाहिए कि जो डिफ़ॉल्टर है उसको पनिशमेंट मिले और विक्टिम को रिलीफ मिले। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्टर है उसको पनिशमेंट तो मिल रहा है लेकिन बेनिफिट गवर्नमेंट को मिल रहा है, बेनिफिट बेनिफिशरी को नहीं है। आप उसके ऊपर टैक्स लगा के वो टैक्स का अमाउंट उसको एज ए जो विक्टिम है उसके पास तो पेमेंट का रिलीफ मिला ही नहीं, उसको आपने उसको ऊपर टैक्स लगा दिया तो रिलीफ उसको मिलना चाहिए था। दूसरा मैं बताता हूँ कि कानून बनाना और उसको एप्लीकेबल लाना एक डिफरेंट चीज़ है। ऑलरेडी एमएसएमई डिले पेमेंट लॉ 2006 है,
उसको सही तरीके से अगर अपन अप्लाई कर दे तो मुझे लगता है कि इस कानून की आवश्यकता नहीं होगी। उस कानून को बहुत एक्टिवली एप्लीकेबल नहीं है। उसमें प्रावधान है कि 90 दिन के अंदर कोई भी एमएसएमई अगर काउंसिल के पास जाती है तो उसका निर्णय 90 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। वो 3-3, 4-4 सालों के अंदर नहीं होता है। तो अगर वो निर्णय 90 दिन के अंदर किया जाए तो मुझे लगता नहीं है कि इस प्रकार के प्रावधानों की आवश्यकता भी पड़ेगी। और दूसरी नंबर बात ये है कि आज उसके जो फैसला जो वो काउंसिल लेती है एमएसएमई डिले पेमेंट लो, उसकी आपने काउंसिल बना दी, उसका जो रिवॉर्ड आ गया, उस रिवॉर्ड की लीगली वैलिडिटी बहुत कम है। मतलब आप उसको एप्लीकेबल करने के लिए वापस आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो उस तरह के पावर अगर वो देते हैं तो मुझे लगता है कि एमएसएमई डिले पेमेंट लो है वो एक बेहतर विकल्प है बजाय इसके। अगर ये डिले पेमेंट सिस्टम ही अगर एक्टिव ज़्यादा प्रभावशाली होता तो शायद ये से प्रावधान की ज़रूरत नहीं होती। सुरेंद्र कुमार जैन हैं जो ग्रेनाइट और मार्बल एक्सपोर्ट बिजनेस से जुड़े हुए हैं। एक्सपोर्टर्स को काफ़ी समस्या हो रही है, तो क्या स्टोन एक्सपोर्टर को भी ये समस्या है 43BH के कारण? उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि हमारा प्रोसेस टाइम है वो 90 दिन का, तो एक्सपोर्ट से पहले का प्रोसेस टाइम है। हम लोग ब्लॉक खरीदते हैं, ब्लॉक को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस तैयार करते हैं, माल पोर्ट पे भेजते हैं और 60 डेज उसमें हमारा ट्रांजिट टाइम है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुँचने का। हम शिप से भेजते हैं तो लगभग 120 दिन से 150 दिन तो हमारा प्रोसेस शुरू होता है और उसके 3 महीने बाद वो लोग पेमेंट करते हैं हमको। तो लगभग 6 से 8 महीने के बीच में हमारा पेमेंट शुरू होने से लेकर प्रोसेस तक आता है। उस अगर 8 महीने हमारे एक पेमेंट आएगा तो हम कैसे 15 दिन में उसको पेमेंट करेंगे? अगर हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है तो पेमेंट 15 दिन के अंदर करना है, एग्रीमेंट है तो पेमेंट 45 दिन के करना है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है कि हम लोग 8 महीने हमारे पास पेमेंट आएगा और 15 दिन में हम कर देंगे। इसका मतलब हमारी लागत वैल्यू जो आज मान लो 5 करोड़ रुपये में हम कर रहे हैं उसके लिए 8 गुना पैसा हमको चाहिएगा। तो इतने ये इकोनॉमिकली बहुत मुश्किल काम है और गवर्नमेंट को एक्सपोर्टर के बारे में सोचना चाहिए कि निर्यातक जब उसका पेमेंट 3 महीने से 6 महीने के बीच में आएगा वो कैसे करके 15 दिन में पेमेंट कर पाएगा। तो थोड़ा गवर्नमेंट को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। तो ये पूरा एक साइकिल जो सिस्टम है, जो आप ऑर्डर देते हैं, सप्लाई करते हैं, फिर वहाँ से पेमेंट आता है, ये पूरा सिस्टम में 6-8 महीने लग जाते हैं एक्सपोर्ट में। लेकिन यहाँ 15 दिन में आपको पेमेंट करना है, आपने जिस वेंडर से, जिस एमएसएमई से माल खरीदा है। अब आप गियर्स के प्रतिनिधि है पुरुषोत्तम जी, जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं या लोकल, अगर यहाँ भी हम देश में भी अगर गारमेंट का व्यापार करते हैं, राजस्थान से अगर दक्षिण भारत में जाता है आप गारमेंट, तो क्या यहाँ भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है? जी, डेफिनेटली सरकार की मंशा तो इसमें अच्छी थी कि एमएसएमई को समय से भुगतान मिले, लेकिन हम लोग गारमेंट एक्सपोर्ट के हैसियत से हम देखते हैं तो हमारा पेमेंट 6 से 9 महीने तक भी आता है हमारा। और सरकार की तरफ से हमें 6 महीने का तो वैसे ही प्रोसेसिंग पीरियड दिया हुआ है कि बैंक से जो हम लोग लिमिट वगैरह लेते हैं उसमें 180 डेज़ का हमारा प्रोडक्शन साइकिल मानते हुए हमारे को फाइनेंस मिलता है और बाद में उसके बाद में 6 महीने का फिर हमें टाइम मिल सकता है। लेकिन अभी ये जो वर्तमान प्रावधान आए हैं उसमें हमारा पेमेंट तो आने का है नहीं, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ और हमें देना है यहाँ पर 15 दिन और 45 दिन के उसके अंदर है, जबकि ऑलरेडी हम लोग 120 दिन से लगभग हमारा जो क्रेडिट पीरियड रहता है, जो हम लोग रॉ मटेरियल कपड़ा वगैरह जो परचेज करते हैं गारमेंट्स बनाने के लिए, उसमें हमें लगता है। तो हम ये चाहते हैं सरकार से कि हम लोगों के ऊपर पहले से ही फाइनेंशियली, ये जब से जीएसटी आया तो हमारा जीएसटी में पैसा अटका रहता है क्योंकि हमें जीएसटी पेड करके लेना पड़ता है, हमें वापस मिलता नहीं, तो हमारा पहले ही वैसे लिक्विडिटी अटकी रहती है। और अब ये प्रावधान आने से हमारे ऊपर उल्टा टैक्स बर्डन और बढ़ गया। तो एक्सपोर्ट, फिर हम लोग एक्सपोर्ट पे ध्यान दें या इनको मैनेज करने पे ध्यान दें, तो हम लोग प्रॉपरली उसके ऊपर वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि वो इसको एक्सपोर्ट से तो कम से कम हटाए, कि कम से कम एक्सपोर्ट वाले, क्योंकि हमारे पास अगर 45 दिन में पेमेंट आता है तो हमें देने में दिक्कत नहीं है 15 दिन से 45 दिन में, लेकिन जब हमारे पास पेमेंट 6 महीने 12 महीने से पेमेंट आएगा और प्रोडक्शन साइकिल हमारा इतना बड़ा है तो उसके अंदर हमारे को डेफिनेटली ये चाहिए कि एक्सपोर्ट के ऊपर ये नियम लागू नहीं हो। तो आयकर धारा 43B और इसका जो उप प्रावधान है वो है H। तो इसमें न केवल यहाँ की जो ट्रेड इंडस्ट्री है, इसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भी काफ़ी प्रभावित हैं और हो सकता है सरकार की मंशा अच्छी हो इसके पीछे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका जो इम्पैक्ट है वो एक नेगेटिव हो रहा है।
अब हम आरपी विजय जी से ही जानना चाहेंगे। विजय, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप इन आर्थिक ये जो तमाम जो प्रावधान है और इनकी समस्याएं हैं ट्रेड इंडस्ट्री के लोगों की, उसको बहुत अच्छे से समझते हैं और आपने सुना भी है। तो क्या जब इसका इम्पैक्ट जिस कानून को हमने बनाया, जिस प्रावधान को बनाया, जिसके लिए यदि वही उसका विरोध कर रहे हैं, नहीं चाहते, तो इसमें संशोधन करने में क्या बुराई है, क्या गलती है? वीके शर्मा जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, मेरे जितने भी को पैनलिस्ट हैं उन सबको मेरा नमस्कार, अभिनंदन। देखो, ऐसा है कि एमएसएमई सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो आप सबको पता है कि जीडीपी के अंदर इसका 33% योगदान है, एक्सपोर्ट के अंदर 50% योगदान है, और जितनी हमारी यूनिट्स है उसमें 95% यूनिट्स हमारे एमएसएमई है। तो इनको बचाना तो एक अच्छा कार्य था और इस वजह से ये प्रावधान लेके आए थे कि बेसिकली एमएसएमई एक्ट था 2006 का, उसके अंदर धारा है 32, उसके अंदर स्पेशली बनाया ही इनके लिए गया था, बट उसका एक्चुअली पालन नहीं हो रहा था। उस पालन को प्रारंभ करने के लिए इनकम टैक्स की धारा 43 BH के अंदर ये प्रावधान जोड़ा गया है, जिससे कि भाई इनको बचाया जाए, इनके जो वर्किंग कैपिटल है ना उनकी समस्या दूर की जाए। क्योंकि जो लार्जर जो जिनको ये सप्लाई करते थे वो इनको पेमेंट नहीं करते थे, उनको पेमेंट करने के लिए ये प्रावधान लाया था। बट अभी की पहला साल है, पहला साल के अंदर कोई तकलीफ आती है, टिथिंग प्रॉब्लम्स आती है, इनको भी पता नहीं था। जैसा भी हमारे सुरेश अग्रवाल जी बता रहे थे, मोरारका जी बता रहे थे कि ये चीज़ें हुई। एक्चुअली क्या है कि इसकी जो ज्ञान है ना वो बंटना चालू हुआ 1 जनवरी के बाद में। अगर ये जो अप्रैल के जब ये पिछले बजट के अंदर आ चुका था तो उस समय से इसका संज्ञान ले लेते तो ये चीज़ें सही हो जाती। अब समस्या क्या आ रही है बेसिकली कि पेमेंट करे तो कहाँ से करे। जैसे अभी इन्होंने बताया कि हमारा साइकिल जो प्रोडक्शन साइकिल है वो 6 महीने का है, उसके बाद में भी 6 महीने, तो 12 महीने का इनका इन्होंने साइकिल बता दिया। मेरा तो इनसे सभी से निवेदन ये है कि अगर एक बार इस तरीके से आपका जहाँ से भी फाइनेंस मिलता है, एक बार आप फाइनेंस लेकर के उस जो प्रावधान है उस प्रावधान के हिसाब से आपका 15 दिन का हो चाहे 45 दिन का हो, वो इनको पेमेंट कर देना चाहिए। अगर आपके कोई पुराने कोई पेमेंट बाकी हैं तो उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। ये 1 अप्रैल 2023 के बाद में जो परचेजेज है उसके ऊपर लागू होगा। क्योंकि अगर हम सेक्शन 59, 60, 61 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1975 की बात करते हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है कि डेटर्स और क्रेडिटर्स अगर कोई पेमेंट करते हैं वो स्पेसिफिक लिखते हैं कि ये जो पेमेंट है मेरा मैं किस बिहाफ पे कर रहा हूँ। अगर 59 सेक्शन ये कहता है कि जो आपका जिससे परचेज किया है वो पेमेंट कर रहा है, तो वो पेमेंट साफ लिखेगा कि मैंने किस बिल के पेटे ये पेमेंट किया, उसी बिल के अंदर वो पेमेंट जाएगा। उसके अंदर असेसिंग ऑफिसर परेशान नहीं कर सकता। इसलिए सबसे बड़ी भ्रमित यहाँ पे हो रहा आदमी कि हम क्या पुराने हमारा पेमेंट आ रहा वो प्रोपोर्शनलिटी जाएगा क्या, पीफो बेसिस पे जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 59, 60 और 61 अगर पढ़ लेते हैं हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 1975 का सेक्शन, तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। आपको ये सब कुछ करने की दरकार नहीं है। रही बात आज की तारीख में जो चीज़ें जो बता रहे हैं उस हिसाब से एक्चुअली क्या है कि ये प्रॉब्लम है। तो मैं तो अभी भी ये है कि अभी क्योंकि बजट सेशन आने के बाद में ही कोई पार्लियामेंट का सेशन होगा, उससे पहले ये चीज़ नहीं हुई। पार्लियामेंट के अंदर के पार्लियामेंट एक्ट से हुआ ये, तो पार्लियामेंट में ही जाएगा ये। अभी कोई सेशन है नहीं, तो मेरे को ये प्रॉब्लम इस वजह से आगे नहीं। तो हमें उम्मीद थी कि ये किसी न किसी तरीके से कोई नोटिफिकेशन लागे या कोई चेंजेस करेंगे, बट ऐसा फिजिबल नहीं है, वाइबल भी नहीं है। बट मैं अभी इनसे सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे ट्रेडर्स वालों, इनको जो लघु और सूक्ष्म उद्योग वाले हैं उनको यही निवेदन करूंगा कि कहीं से भी पैसा अरेंज करके एक बार पैसा दीजिएगा, नहीं तो लाइबिलिटी इतनी ज़्यादा आ जाएगी। क्योंकि पूरा का पूरा परचेज जो आपने परचेज किया अगर वो पेड नहीं हुआ और वो 45 दिन या 15 दिन के पहले का है तो पूरा का पूरा जुड़ जाएगा। तो आप कंपेयर करें आपका। पर आप विजय जी, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, यदि एग्रीमेंट के साथ में यदि जो बायर सप्लायर वो सभी अगर एग्रीमेंट के साथ में इसको 90 दिन या 120 दिन कर लिया जाए और दोनों पार्टी सहमत है, तो क्या बुराई है? नहीं, मैं तो इस बात को कहता हूँ, बट बेसिकली क्या होता है कि तो गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, सभी जैसे इनके फायदे के लिए किया गया है। इन्होंने ये मांग रखी थी क्योंकि अगर गवर्नमेंट को भी फायदा मिलता है इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक बेसिकली इनको पेमेंट करती है। अगर वो लागू हो जाएगा तो उनके भी अगर 60 दिन 120 दिन के अंदर पेमेंट आएगा तो सबको तकलीफ आ जाएगी। आज जो हमारे जितने भी JVNL के सप्लायर्स हैं, ये इनके हैं जो गवर्नमेंट को ही सप्लाई करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ आ जाती है। तो मैं तो कहता हूँ कि प्रावधान तो अच्छा था, बट अब एक्चुअली इसमें चेंजेज जो है ना, जो टिथिंग प्रॉब्लम आ रही है अभी, क्योंकि पहला साल है, पहले साल के अंदर ये टिथिंग प्रॉब्लम है, बट टैक्स की लायबिलिटी बहुत ज़्यादा आने वाली है, मेरे को ये जरूर लगता है। तो मैं तो सभी से निवेदन ये करूंगा कि आप जहां से भी पैसा इकट्ठा करके पैसा दे दीजिएगा, आपका वो पेमेंट नील होना चाहिए। क्योंकि समस्या भी यही है कि ये शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2023 को, लेकिन अब जैसे जैसे अब जो वित्तीय वर्ष की क्लोजिंग आ रही है, इसमें से जो करीब आ रहा है, तभी ये समस्या ज़्यादा उभर कर आई है। यही एक बड़ी समस्या है कि अब लोग जागे। अब मैं इसका एक और पहलू है,
हमारे साथ में श्याम सखा मसाले के डायरेक्टर हैं सुरेश शर्मा जी, वो क्योंकि वो इसका समर्थन कर रहे हैं इस प्रावधान का। आप बताइए कि किस तरह से ये पेमेंट में भुगतान में इससे आसानी रही है छोटे उद्यमियों को? हाँ जी, बिल्कुल आसानी रही है, क्योंकि इसके आने के बाद में ना जो हमारा जो पेमेंट आ रहा था करीब 6 महीने में, वो फास्ट हुआ है और वो विद इन मंथ हमारा आने लगा है। अभी भी कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि जो आनाकानी कर रही हैं, वो ये कहती है कि साहब हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा सीए देख लेगा, सब एडजस्ट करेगा। तो हमें तो फ़ायदा है, क्योंकि हम लोग जो भी परचेजिंग करते हैं वो कैश में करते हैं, मतलब एडवांस पेमेंट करके करते हैं या 15 दिन में पेमेंट हम उनका कर देते हैं। बाकी हमारा पेमेंट जब 6 महीने में आता है तो हमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इतना फंड कहाँ से सरप्लस हम लाएँ। तो सबसे हमारे लिए आसानी है कि ये नियम सही है और ऐसे ही रहना चाहिए। तो ये इसका एक पक्ष और है, ये तमाम जो ट्रेड इंडस्ट्री के लोग हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो सब विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसी इंडस्ट्री के अंदर से एक आवाज़ आई है और वो इसका आयकर 43BH का समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये दोनों पहलुओं पे हम शैलेन जी से बात करेंगे। चले जी, यहीं पे आपने देखा कि ये दोनों ही पहलू हैं, तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो, और इनकी संख्या भी ज़्यादा है, जो लघु में भी जो लोअर कैटेगरी के जो बिजनेस हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, तो क्या इसमें संशोधन की दरकार है? देखिए, संशोधन तो देखिए केंद्र सरकार जब सेशन होगा तभी संभव हो पाएगा। उससे पहले मैं सभी व्यापारी वर्गों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि आप पहले एनालिसिस करें कि आपके क्रेडिटर्स किस टाइप के हैं। जो आपकी बाज़ार में देनदारियाँ हैं उनका एनालिसिस करें एक बार। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास 50 क्रेडिटर्स के लिस्ट में 50 नाम हैं, तो हम उनको एनालाइज़ करें कि पहली चीज़ तो हम उनमें से मैन्युफैक्चरर कौन है। अगर कोई ट्रेडर से आप परचेज़ कर रहे हैं तो उन पे ये कानून लागू नहीं होगा, तो आप उनको अलग कर दें। फिर मैन्युफैक्चरर्स में भी आप ये देखें कि उद्यम रजिस्टर्ड कौन है। अगर वो उद्यम रजिस्टर्ड नहीं है तो उन पर भी ये कानून लागू नहीं होगा। तीसरा पैरामीटर आपका ये है कि अगर कोई बड़े व्यापारी से आप परचेज़ करें जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, तो उन्हें भी आपको ये पेमेंट भुगतान करने की 45 दिन में भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके पास अगर इस फिल्ट्रेशन से कुछ व्यापारी रह भी जाते हैं या उनको कुछ का पेमेंट रह जाता है, तो उनकी व्यवस्था अभी के कानून के हिसाब से आपको करनी पड़ेगी, अन्यथा वो पेमेंट आपकी आय में जोड़ दिया जाएगा। अब बात आती है संशोधन की, तो ये संशोधन के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कि इसको, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 31 मार्च तक क्लीन करना है, हमें ऑडिट करवानी है, तो हमें उसको तयशुदा तरीके से करना होगा। इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो व्यापारी 2 करोड़ तक के टर्नओवर में हैं, वो अगर 44 ED में आयकर की रिटर्न भरते हैं तो उन्हें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 44 ED की धारा सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 43C तक के सभी खर्चों को अलाउ करती हैं, और 43B उन्हीं सेक्शन के बीच में फॉल करता है। तो यानी कि 44 AD में जो व्यापारीगण जो एसएससी फाइल कर रहे हैं उन पे 43BH का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इससे काफ़ी MSMEs इस दायरे से एक बार के लिए हम ये कह सकते हैं कि उनको एक 44 AD का एक सहारा मिल रहा है। तो इस तरह से भी फाइल की जा सकती है, और हमें इसको एक गंभीरता से लेना पड़ेगा इस सेक्शन को इतना, क्योंकि ऑडिट के समय, जब ऑडिट करते समय जब आप ऑडिटर के पास जाएंगे और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कराएंगे और ये एडिशन का इशू आएगा, तब व्यापारी के पास जो लिक्विडिटी क्रंच है कि मतलब इतना टैक्स जितना तो प्रॉफिट हमारा रियल वास्तविक कभी रहा ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 6 लाख रुपए के प्रॉफिट की रिटर्न भर रहा हूँ और मेरे 15 लाख रुपए के क्रेडिटर ऐड हैं, तो मुझे 21 लाख की आयकर की रिटर्न भरनी होगी और उस 21 लाख पे टैक्स जमा कराना होगा। उसके साथ एक चीज़ और मैं ऐड ऑन कर दूं कि जो 21 लाख पे जो टैक्स दिया है वो आपका टैक्स आज तो कैश फ्लो के रूप में चला जाएगा, लेकिन जब आप उस 16 लाख रुपए का नेक्स्ट ईयर में जब भुगतान कर देंगे तो आपको उस भुगतान का खर्चा नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर आपका जो टैक्स आएगा वो टैक्स कम आएगा। तो ये जो फर्स्ट ईयर की, जैसा कि हमारे आरपीजी साहब ने कहा कि कोई भी कानून आता है तो उसकी शुरुआती पहलू रहते हैं और कुछ दिक्कतें आती हैं। तो ये शुरुआती दिक्कतें अगर कैश फ्लो की, मैं मानता हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता व्यापारी वर्ग से, ये भी नहीं कहूँगा कि आप टैक्स जमा करा दें, ये छोटा, क्योंकि टैक्स का जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा हाई है। इसलिए मैं सरकार से मैं भी ये चाहूँगा कि जो इस प्रोविज़न में जो
पूरे अमाउंट को जोड़ा गया है उसका एक सर्टेन परसेंटेज 1-2%, 5% जो भी व्यापारी वर्ग से डिस्कशन करके उसकी एक पेनल्टी है, उसका जो एडिशन है वो कुछ परसेंट का हो, ताकि वो व्यापारी को एक इंडिकेशन भी मिल जाए, ऑडिट रिपोर्ट में उसके रिमार्क में आ जाए और उस पर एक पेनल्टी भी आ जाए और वो आगाह हो जाए। तो ये चाहूँगा कि कुछ इसमें संशोधन होने चाहिए। सीधा 30% आपको देना पड़ेगा, ये थोड़ा भारी है। लेकिन साथ ही इसमें दो प्रावधान के बारे में शैलेंद्र जी ने बताया कि एक तो 50 करोड़ का जो टर्नओवर है वो इसमें नहीं आते, साथ ही 2 करोड़ से कम का है जिनका टर्नओवर है वो भी 48 AD किससे बचा जा सकता है। तो कुछ ऐसे प्रावधान भी है, तो थोड़ी जागरूकता की कमी रही है सुरेश जी, या फिर सरकार को भी इसे लागू करने से पहले और थोड़ा जागरूक करना चाहिए और इससे बचने के भी उपाय कि इसमें और पेनल्टी जिस तरह शैलेंद्र जी ने कहा कि भारी है बहुत ज़्यादा, 30% सीधा का सीधा आपने उसकी आय में जोड़ दिया। तो ये कुछ समाधान हो सकते हैं अगर इसमें जागरूकता रखी जाए। मेरे हिसाब से सबसे पहला समाधान तो ये होना चाहिए कि इसको 1 साल के लिए पोस्टपोन किया जाना चाहिए। दूसरा समाधान ये कि एक साथ अगले साल भी पूरे 45 दिन के बजाय इसको 60 दिन पे किया जाना चाहिए। फिर कुछ ऐसे ट्रेड और इंडस्ट्रियां हो सकती है जिनको ज़्यादा ज़रूरत हो। फिर तीसरा इसमें एक और समाधान है कि इसके लिए हमारे को कैपिटल की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो कैपिटल बैंक से हम कैसे ज़्यादा हमारे को अरेंज हो सकती है, क्योंकि बैंक भी एकदम इजीली कैपिटल अरेंज देते नहीं है। उनको भी देने के लिए आपको प्रॉपर्टी या कोई दूसरी गारंटियाँ वगैरह देनी होती है और वो किसी व्यापारी के पास नहीं हो, तो उसके लिए सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ गारंटी, जैसे कोरोना के दौरान गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ रुपए बाज़ार में दिया था, उसी तरह का कोई एक प्रावधान करना चाहिए ताकि आगे आने वाले टाइम में इन सब का बेनिफिट व्यापारियों को भी मिल सके और व्यापारियों के साथ साथ डेफिनेटली उसका 20-25% हिस्सा सरकार के पास भी आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। तो सरकार को इस तरह का प्रावधान कर देना चाहिए जिससे व्यापारी इस सिस्टम में चल सके और देश की जीडीपी को बढ़ा सके। व्यापारी का जो सहयोग होता है उससे देश की जीडीपी भी आगे बढ़ती है। सुरेश जी, मैं आपसे एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा कि ऐसे भी आपके बहुत सारे जो आपसी रिलेशन होते हैं, बिजनेस रिलेशन, जिसमें आप भी चाहते हैं और आपको भरोसा है कि वो 90 दिन में भी दे सकता है, 70 दिन में भी देगा और आप सहमत है उससे, लेकिन उससे आप एग्रीमेंट करना चाहते हैं और 120 दिन में भी आपको भरोसा है वो पैसा दे देगा, लेकिन अभी नहीं है उसके पास। उस ग्राहक को आप उससे बिजनेस रिलेशन चाहते भी है कि उसके साथ डील हो आपकी, तो ऐसे में ये प्रावधान आपके बीच में आड़े आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ तो सकता है, बाकी फ़िलहाल हमारे साथ में ऐसी समस्या नहीं है, सिर्फ बीच में थी। बाकी जैसे ही ये प्रावधान आया उसके बाद में हम लोगों ने अवेयर किया हमारे क्लाइंट्स को और उसके बाद में काफ़ी तेज़ी से सुधार हमारी ट्रेड में हुआ और हमारे पास जो हमारा पैसा था कि हम कई बैड डेब्ट्स हम मान रहे थे वो भी पैसा हमारा निकल के आ गया। तो इसमें यह है कि जैसे सब चाहते हैं कि कम से कम इसका लिमिट बढ़ा दिया जाए, तो 90 दिन की बजाय से 120 दिन तक अपन कर सकते हैं इसको, तो उससे हमें फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है कोई भी। बाकी जो आज की तारीख में है वो हमारे लिए बिल्कुल सही है। तो ये सीधा जिनको सीधा इम्पैक्ट हुआ है, जिनको लाभ हुआ है, ऐसे लोग भी हैं इसी व्यापारिक सेक्टर में। और ये रामावतार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप ये जो टर्नओवर का ये सिस्टम है, जैसे आपका भी मसाले का व्यापार है, लेकिन आपके साथ ही ये एक भी पहलू है कि बहुत से जो छोटे MSME जिन्होंने शुरुआत की है उनको ये राहत मिली है, क्योंकि उनका अगर शुरुआत में कैपिटल अटक जाता है, रुक जाता है, पैसा नहीं देते बायर, तो उनका पूरा साइकिल, पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। देखिए, छोटे MSME इंडस्ट्रियाँ हैं जिनका टर्नओवर कम है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा नियम है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि हर दिन एक सार नहीं होता है, समय के अनुसार कभी सीजन होती है, कभी पेमेंट की टाइटनेस भी होती है, उस समय नियम की तकलीफ आ जाती है। आज मेरे पास पूरे साल पैसा रहा, लेकिन 2 महीने ऐसा आया कि मेरे पास फंड की समस्या आई, मैं पेमेंट नहीं कर पाया, तो उस पोजीशन में मेरे को इस नियम से बहुत तकलीफ आएगी, तो ये एक दिक्कत होती है। तो इसलिए इस नियम के अंदर कुछ डेज बढ़ते हैं तो ही बेटर है, मतलब एक सुधार के बाद ये नियम अगर लागू होता है तो अच्छा है। अन्यथा जैसे हमारे भाई साहब ने बताया, ये 1 साल इसको पोस्टपोन किया जाए ताकि जो तकलीफें आ रही है वो सारी सामने आ जाएगी। तो पारंपरिक तरीके से जो व्यापार है, व्यापार चलता है भरोसे से, और लेकिन इसमें अगर भरोसा करना भी चाहे व्यापारी, जो मैन्युफैक्चरर है, छोटा मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है,
तब भी उसके पास ये स्कोप नहीं है, ये अवसर नहीं है कि वो अपने जो दूसरे व्यापारी है, जो खरीदार है, उसको वो अपनी तरफ से कोई रियायत दे सके। मनोज जी। देखिए, जो अभी भाई साहब ने बताया वो बिल्कुल सत्य है कि आप बिजनेस में सबके प्रोडक्ट अलग है, सबकी स्टेटस अलग है, सबकी कैपेसिटी अलग है, तो उसके ऊपर सेम कानून आप नहीं लगा सकते। एक इंडस्ट्रीज़ है जो 6 लाख रुपए की उसकी इनकम है, वो रिटर्न बढ़ रही है और उसके ड्यूज़ 20 लाख है, तो वो कहाँ से 26 लाख के ऊपर प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्रीज अलग अलग थोड़ा सा नेम का बाइफिकेशन होना चाहिए। एग्रीकल्चर जैसे इंडस्ट्रीज है, हमारे लिए ओवरऑल ये एक बेनिफिट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे इन्होंने बताया कि सीजन ऑफ सीजन का टाइम रहता है, हर समय अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल सेम नहीं रहती है एग्रीकल्चर की, तो कुछ समय ऐसी भी आती है जिस समय हमें पेमेंट की काफ़ी ज़्यादा क्रंच रहती है, तो उस समय हमें जो पेमेंट है वो ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट, ऐसा नहीं कि हमने रोक लिया है, ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट हम थोड़ा डिले करते हैं। तो उस तरह की व्यवहारिकता को भी मद्देनज़र रखकर इस कानून में थोड़े चेंजेस लाएं तो ये एक बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आप अगर सेम फॉर्मूला सभी जगह अप्लाई कर देंगे तो वो चीज़ मेरे हिसाब से अनुचित रहेगी। तो अलग अलग जो ट्रेड होता है, अलग अलग इंडस्ट्री होते हैं, उसमें लेन देन के प्रावधान या लेन देन का सिस्टम या जो समय सीमा होती है वो भी अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पर इस प्रावधान में सभी के ऊपर एक समान से ये प्रावधान लागू होते हैं, इसकी कारण ये समस्या आई है और यही एक्सपोर्टर्स के साथ भी है। एक मांग ये भी आई है एक्सपोर्टर्स की ओर से सोरेन जी की सरकार कोई ऐसा प्रावधान कर दे कि हमारे पास भी 45 दिन में बाहर से भुगतान आ जाए, कुछ ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आप इंटरनेशनल ट्रेड पर सरकार ये भी प्रावधान करे तो हम इस प्रावधान को मानने को तैयार हैं। नहीं, लेकिन ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि हमें जब बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देखना पड़ता है। जब दूसरी कंट्री किसी कंट्री को 60 दिन में या 90 दिन का 120 दिन की उधार देगी तो हमसे 45 दिन में नहीं लेगा। ये मैटर खाली इंडिया का नहीं है, सब पूरी वर्ल्ड वाइड चलता है। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें व्यापार की तो संधि भी देखनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से संधि करनी पड़ेगी। विशेष रूप से होगा क्या कि हम MSME से है, हम भी MSME हैं और मैं MSME से खरीदते हैं, तो जब दोनों MSME है तो उन दोनों को म्यूचुअल एग्रीमेंट मानना चाहिए, दोनों हम एक दूसरे हम उनको भी फायदा मिले, हमको भी मान ले। अगर वो 90 दिन में लेने को तैयार तो हम 90 दिन में देने को तैयार है। तो जब तक कोई आदमी किसी पर्टिकुलर शिकायत दे रहे, मेरे ख्याल से वो नहीं करना। दूसरा क्या होगा, अगर MSME में हमें, तो हम आगे से क्या करेंगे कि MSME वाले से खरीदेंगे नहीं, जिसके पास SME सर्टिफिकेट हो उससे खरीदेंगे नहीं, हम उन लोगों से खरीदेंगे जिसके पास SME का सर्टिफिकेट नहीं है। तो बाइंग भी हमारी चेंज हो जाएगी, हमारी सेल। तीसरी चीज़ क्या, अगर हमारे पास फंड्स नहीं है तो हम फिर परचेजिंग बंद कर देंगे, परचेजिंग बंद करेंगे तो एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। तो सारी चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बैंक फंड्स भी बढ़ावे। MSME की जो है, अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट है, दोनों MSME दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट है तो उनको माने। तो इस बारे में थोड़ी सरकार को ध्यान देना चाहिए। पुरुषोत्तम जी, मुझे लगता है कि आपकी और सुरेंद्र जी की ये एक ही जैसी व्यथा है, केवल प्रोडक्ट आपका अलग है। आपको भी रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, फिर आप फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं, गारमेंट बनाते हैं, और उसमें भी शायद 2-3 महीने का एक टाइम आपको फिनिश प्रोडक्ट बनाने में 2-3 महीने का टाइम चाहिए और 2-3 महीने का टाइम एक्सपोर्ट में लगता है इसके अंदर। तो ये आपको लगता है कि ये वही आपका कैपिटल भी 7-8 गुना बढ़ गया इसमें? जी, एक्चुअली क्या है कि जैसे ही हम लोग कोई गारमेंट बनाते हैं और उसकी प्रोसेसिंग जो हमारा 90 डेज़ के अराउंड लगभग रहता है हमारा, और डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग। और हम लोग जो रॉ मटेरियल लेते हैं, जैसे कपड़ा हमने परचेज़ किया, तो हम अगर 90 डेज़ 120 डेज़ के हिसाब से कोई कपड़ा परचेज करते हैं तो उसमें पहले ही जो सप्लायर है उसका प्रॉफिट ऐड रहता है उसमें, वो उसी के अकॉर्डिंग देता है। ऐसा नहीं है कि वो हम केस में लेंगे तो उसके लिए रेट वो सेम रहेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे को अगर 120 डेज़ का मिलेगा टाइम तो ये बेटर रहेगा। दूसरा, उसको 1 साल के लिए अभी पोस्टपोन किया जाए इस नियम को, ताकि हमारे ऊपर अभी इमीडिएट बर्डन नहीं आए, क्योंकि बाद में 1 साल में तो हम लोग चीज़ों को सुधार लेंगे, क्योंकि अभी एकदम से हमारे के ऊपर ही जो ये अवेयर हुए हैं लोग बाग
क्योंकि ये एक तो कुछ हद तक इसको सरकार ने भी थोड़ा मतलब इसकी पब्लिसिटी नहीं की पहले से, नहीं तो अगर पहले से इसको इतना करते। लेकिन जानकारी तो थी पब्लिक डोमेन में, लेकिन सरकार के पास अब आपको पता है कि चुनावों की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है इलेक्शन कमीशन आयोग विभाग की ओर से, और अब चुनावों की कल घोषणा संभवतः हो जाएगी। तो ऐसे में सरकार के पास समय नहीं बचा, और इसके लिए पहले थोड़ा सा ज़्यादा आप ये बात पहुंचाते तो संभवतः आरपी विजय जी भी कह रहे थे कि कुछ संशोधन की संभावना थी। हाँ, लेकिन हम लोग ये पिछले 3-4 महीने से डिमांड कर रहे हैं, और 3-4 महीने में काफ़ी कुछ हो सकता था जो अभी नहीं हो पाया। और अभी भी हम सरकार से यही कहेंगे कि इसको कम से कम इसको पोस्टपोन करें, फ़िलहाल तो 1 साल के लिए तो करें। फिर जो भी इंडस्ट्री है, कईयों को उसका बेनिफिट है, जैसे कि अपने साथी बताए कईयों को, लेकिन हम लोगों की नज़र में ये हमारे लिए वरदान का अभिशाप ज़्यादा है। अभिशाप, ये वरदान का प्रयास था लेकिन अभिशाप हो गया। आरपी विजय जी, एक रात बचा है, क्या कोई ऐसा हो सकता है कोई आपकी तरफ से ये संदेश पहुंच जाए कि आपकी यहाँ डबल इंजन सरकार है, लेकिन आपको जो आपके वोटर हैं, ज़्यादातर जो व्यवसायी वर्ग है आपका वोटर है, तो आपकी ये बात, इनकी व्यथा, इनकी समस्या पहुंच जाए और ये समाधान हो जाए? वीके शर्मा जी, जैसे मैंने बताया, क्योंकि अभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो कोई भी चेंजेस आना बड़ा मुश्किल है। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि जितने भी कई बार ये होता है सरकार डिसीजन लेती है, बाद में उसे पार्लियामेंट में भी उसे बाद में पास करवा लिया जाता है, ये विशेषाधिकार सरकार के पास होता है, बट आज की तारीख में तो कोई डिक्लेयर नहीं कर पाएगा ना इसको, क्योंकि सेशन में कोई है नहीं है कोई अभी। एक्चुअली आपको पता है, आपने खुद ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होने वाली है और चुनाव डिक्लेयर होने वाले हैं, तो इस समय में इसी स्थिति में कोई भी डिसीजन होना बड़ा मुश्किल है। तो मैं तो बार बार यही कहूँगा इनको कि एक चीज़ यही नहीं है, आप परचेज के अलावा एक और चीज़ है बहुत बड़ी, MSME एक्ट के अंदर आपको इंटरेस्ट वो देना पड़ता है। आपका जो बैंक रेट है उसका 3 गुना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो हमारे ऊपर ड्यूटी आ गई है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर। हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये करेंगे कि वेदर इंटरेस्ट हैज बीन चार्ज और नॉट। तो हमारे को बेसिकली हम और नई चीज़ आ गई, क्योंकि ये शायद नई चीज़ है, इनको भी पता है, सबको पता है, क्योंकि आपको अगर ये चीज़ में रिलीफ मिलेगा, बट आपका जो इंटरेस्ट है वो बैंक रेट से 3 टाइम है, उसका प्रोविज़न करना पड़ेगा, वो उसमें अलाउ भी नहीं होगा, इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होगा, वो उसका कहीं छूट नहीं मिलेगी आपको। तो इनको इसके बारे में भी चिंता करनी चाहिए और उसके बारे में भी इस बात को भी आगे पहुंचानी चाहिए। मैं तो पहुंचाऊंगा ही पहुंचाऊंगा, जो मेरी बेस्ट पॉसिबल है, भारतीय जनता पार्टी जो कर सकती है वो करेगी। बट मैं फिर भी इन सबसे निवेदन करूंगा, जो चेंबर्स है, चाहे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, जो फोर्टीज है, इन सबसे ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो जो आपका इंटरेस्ट लगने वाला वो 3 गुना है, और 3 गुना के बाद में, क्योंकि कोई भी आदमी उस हिसाब से पेमेंट नहीं करता है। 45 दिन मैक्सिमम पेमेंट है, जो 45 दिन आप रोक सकते हो। अगर आपने उसके बाद में पेमेंट किया तो उसका प्रोविजन आपको करना ही पड़ेगा, और वो करने के बाद वो डिसअलाउड होगा। डिसअलाउड होगा तो एक तो आपका क्या है कि मतलब ब्याज गया, उसका इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगा। तो आपको मतलब इसमें एक तो आपको 30% आपको आयकर देना पड़ेगा, और उसमें भी उसका भी 3 गुना आपको, और ब्याज इंटरेस्ट अगर डिले पेमेंट किया तो, अगर आपने डिले पेमेंट किया तो उसका जो ब्याज है वो 3 गुना है। बैंक रेट जो है, बैंक रेट की 3 गुना है, वो तकरीबन आपका 20 से 25% के बीच में पड़ेगा। वो डिपेंड करता है किस किस बैंक के क्या क्या रेट हैं उसके हिसाब से। तो बैंक रेट से 3 गुना तो बहुत बड़ी कॉस्ट है, ये आप शायद कई लोगों को मालूम नहीं है। बट ये भी यार, ये 100% लगेगा कि ड्यूटी कास्ट की गई है चार्टर्ड अकाउंटेंट में टैक्स ऑडिट के अंदर, तो ही विल रिपोर्ट इट। आज उसको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, वो रिपोर्ट करेगा तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ आने वाली है। तो इनको करना चाहिए, और जो भी बेस्ट पॉसिबल होना, मैं ये कहता हूँ कि जितने भी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है सब मिल करके इनको यूनिटी शो कर करके ये बात सामने लानी पड़ेगी। मैं ये कहता हूँ क्योंकि आगे ऑडिट जो होगी वो ऑडिट होगी सितंबर के अंदर, उससे पहले सितंबर अक्टूबर के अंदर। तो उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि ये जब बजट हो उस सेशन के अंदर पूरा जोर डिमांड करिए ये लोग करें, क्योंकि बेसिकली ये करना ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी जो करना चाहती है वो करेगी, जो भी बेस्ट होगा, क्योंकि हम डेफिनेटली ट्रेडर फ्रेंडली हैं और हम चाहते ही हैं कि कैसे भी करके। बट ये जो चीज़ें आई ना, ये अभी सेशन की नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम आई है, और ये चीज़ अगर पहले जिस तरीके से चिंता अब हो रही है, वो चिंता अगर पहले हो जाती तो शायद हो सकता कुछ हल निकल जाता। तो यहाँ जो आरपी विजय जी हैं, वो बीजेपी का दुपट्टा पहनकर आए थे, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर आए थे, लेकिन इस जो प्रावधान है उसकी गंभीरता को देखते हुए इन्होंने इसकी जो तमाम ऐसे जो पहलू हैं जिनके ऊपर नज़र नहीं है ट्रेड और इंडस्ट्री की, उसकी गंभीरता को यहाँ जताया, और आखिरकार इनका अंदर का जो सीए है वो जाग ही गया, और इन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ बताई हैं। और मुझे लगता है कि और ज़्यादा इस पर प्रकाश डालेंगे शैलेंद्र जी,
क्योंकि शैलेंद्र जी, इन्होंने बताया कि 3 गुना उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा, तो व्यापारियों के पास अब तो कोई विकल्प बचा नहीं। देखिए ये नियम नया नहीं है। एक्चुअली अगर हम MSMED एक्ट को देखते हैं तो MSMED एक्ट में प्रावधान है कि कोई भी अगर 15 दिन विदाउट कॉन्ट्रैक्ट और 45 डेज विद कॉन्ट्रैक्ट के अबव अगर कोई पेमेंट होता है तो जो सेलर है वो अपने बायर से उससे इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है एज़ पर एग्रीमेंट। और इंटरेस्ट की जो रेट होगी वो RBI रेट्स, जो भी आपकी बैंक की FD रेट्स होती हैं, उनका 3 टाइम्स, और वो भी मंथली कंपाउंडिंग के साथ। तो हम, अगर आपने देखा हो कि ई समाधान एक पोर्टल MSME को सुविधा देने के लिए ई समाधान एक पोर्टल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है। हम ई समाधान पोर्टल के थ्रू कोई भी जो हमारे अनरिकवर्ड पेमेंट्स हैं उनको हम क्लेम कर सकते हैं, और उन क्लेम्स को हम विद 3 टाइम्स इंटरेस्ट रेट, यानी जो डिले पीरियड रहा है, लेट सपोज अगर आपका 30 डेज़ डिले है तो 30 डेज़ डिले पे आपको RBI रेट का 3 टाइम्स मंथली कंपाउंडिंग करते हुए इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा। और ई समाधान कोर्ट्स में इन मैटर्स को लेके जो सेलर है उसके फेवर में डिसीजंस भी हुए हैं। अगर सेलर्स ने उनको प्रॉपर्ली प्रेजेंट किया है, उनके पास रिसीट की जो गुड्स डिलीवरी नोट्स प्रॉपर हैं और सारी ट्रेल मौजूद है, तो कोर्ट्स ने डिसीजन भी दिए हैं, और कोर्ट्स डिक्री के थ्रू आप कोर्ट्स में वो केस सेलर के फेवर में भी आए हैं। तो ये जो इंटरेस्ट का जो RP विजय साहब ने बताया बिल्कुल सही है कि अगर कोई भी MSME इंडस्ट्री से परचेज करता है और उसको टाइमली पेमेंट नहीं करता है तो MSME ई समाधान के थ्रू अपना एक क्लेम कर सकती हैं। रही बात, अगर हम, ये तो रहा सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से, बायर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस ब्याज का जो भुगतान करेगा, अगर उस पर लायबिलिटी आ जाती है तो भुगतान करेगा, उस भुगतान का इनकम टैक्स के खर्चों में वो क्लेम नहीं ले सकता। जैसे आज बैंक के इंटरेस्ट का हम अपने खर्चों में क्लेम लेके और फिर नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं, तो जो ये भुगतान अगर इंटरेस्ट का इस MSME एक्ट के प्रावधान के थ्रू जो भुगतान किया जाएगा वो इनकम टैक्स में खर्चे अलाउबल नहीं होंगे। तो कुल मिला के भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। यदि MSME को, यदि कोई सप्लायर है उसको पेमेंट आपको करना है, आप बड़ी इंडस्ट्री है तो आपको करना ही पड़ेगा। और अब इतना समय नहीं बचाया है, और ना ही अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि सरकार इसमें संशोधन कर सकती हैं। तो ऐसे में सलाह यहाँ पर तमाम जो विशेषज्ञ हैं उनका यही कहना है कि यदि भुगतान बाकी है तो उसको आयकर में जो उनकी देनदारी है उसमें वो चुका दें, क्योंकि इसमें यदि इंटरेस्ट लगा तो वो 3 गुना ज़्यादा होगा, तो और ज़्यादा समस्या बढ़ सकती है। अब हम इस जो आयकर की धारा 43BH के साथ में एक और जो बड़ा एक कहेंगे कि सौगात है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ दी है अपनी कैबिनेट बैठक में, और ये साथ ही ये डबल इंजन का जो इम्पैक्ट है वो एक साथ नज़र आया। केंद्र सरकार ने भी जो उत्पाद शुल्क है पेट्रोल डीजल पर, उसमें 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है, और इसके साथ साथ भी राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वैट 2% कम हुआ है। तो एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। इस पर इस शो के अंत में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, और जो इसको कहेंगे तो प्रतिक्रिया लेते हैं। इसको आपने तो बड़े शब्दों में तारीफ की है सरकार की, किस तरह का कदम रहा, और उद्योग और व्यापार को सुरेश जी क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका? बहुत सराहनीय कदम है, और काफ़ी टाइम से समस्त जनता भी और साथ साथ व्यापार उद्योग भी लगातार डिमांड कर रहे थे कि डीजल और पेट्रोल में रेट कम किया जाए। और हम विधानसभा में देखें तो विधानसभा में बीजेपी सरकार का ये एक वादा भी था कि चुनाव के बाद हम इसमें रेट कम करेंगे, और सरकार ने अपना वादा निभाया है। तो हम अपनी बधाई भी देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी को। और डेफिनेटली जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस जो पिछले 6-8 महीनों में काफ़ी चिंताजनक स्थिति में था, उसमें कुछ सुधार होगा। सराउंडिंग एरिया में, राजस्थान के सराउंडिंग एरिया में बहुत सारा डीजल पेट्रोल दूसरे स्टेट से आ रहा था, और बहुत अलग अलग तरीक़ों से आ रहा था, वहाँ आके बिक भी रहा था। तो उस पर एक अंकुश लगेगा। तो मेरा ये सोचना है कि सरकार को जो रेवेन्यू आ रही थी वो कम नहीं होगी, सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी, और व्यापार उद्योग को और आम जनता को राहत मिलेगी। तो व्यापार और आम जनता दोनों को राहत मिलेगी। सुरेश जी, आप बताइए कैसा कदम रहा ये? सर, कदम तो सराहनीय है, पर जितना और होना चाहिए था। आज अगर हम अगल बगल की सरकार भी देखें, हरियाणा है, गुजरात है, दोनों बीजेपी सरकार है, वहाँ की तुलना में हमें बहुत कम राहत मिली है।
कम से कम उतनी ही राहत यहाँ मिले, तब जाके उसका फ़र्क होगा। नहीं तो क्या है कि वो तो वही रेट है, लोग वहीं से खरीदेंगे। पास में हरियाणा है, पास में इधर गुजरात है, कई बॉर्डर पे, तो लोग वहीं से खरीदेंगे। इतना कोई फ़र्क इसको सरकार को रेवेन्यू पे आएगा नहीं। तो अभी भी थोड़ा किया है, थोड़े की और ज़रूरत है, ये प्रतिक्रिया सुरेश जी की। राम अवतार जी बताइए, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है वो भी काफ़ी एक बिज़नेस के अंदर रोल प्ले करता है। 10-15% तक उसका भागीदारी होती है, उसका खर्च होता है। तो अगर पेट्रोल डीजल सस्ता होता है तो कितनी राहत मिलती है? हाँ वीके शर्मा जी, जो सरकार ने अभी राहत दी है वो जैसे हमारे सुरेश जी भाई साहब ने बताया है, बड़ा ही सराहनीय कदम है। और चुनाव से पहले ये चुनावी बजट बोल करके भी है, और जो सरकार ने वादा किया था कि हम पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, उसका जो वादा पूरा किया है। और इसका ट्रांसपोर्ट पर भी फ़र्क पड़ेगा। जो ट्रांसपोर्टर्स भाड़ा बढ़ाने की बात कर रहे थे कि हम भाड़ा बढ़ाएंगे, वो भाड़ा नहीं बढ़ा पाएंगे। इससे उद्योग को भी राहत मिलेगी और ट्रांसपोर्टर को भी राहत मिलेगी। जो ट्रांसपोर्ट जो खर्च है, जो लागत है, उसमें कमी आएगी तो उद्योगों को भी राहत मिलेगी। क्या कहते हैं आप भी डॉक्टर साहब? निसंदेह देखिए, ट्रांसपोर्ट किसी भी इकोनॉमिक की गति के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर उसमें कॉस्ट प्राइस कम होती है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए इस एक्शन से कम हुई है, तो इससे डेफिनेटली हमारी इंडस्ट्रीज़ को भी लाभ होगा और ग्राहकों को हम और भी वाजिब मूल्य में खाद्य सामग्री पहुंचा पाएंगे। एक्सपोर्टर्स पर मैं थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा कि इसका इम्पैक्ट होता है क्या, क्योंकि पोर्ट तक ले जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो शायद उसकी लागत में तो इम्पैक्ट होता ही होगा। सुरेश जी, बिल्कुल ये कीमत कम करना सराहनीय काम है, सराहनीय कार्य है बीजेपी का, लेकिन जितना कम होना चाहिए उतना कम नहीं हुआ। क्यों हमारी बगल की सरकार, बगल के जो स्टेट्स हैं उसमें अभी भी आज की डेट में 90 रुपये से लेकर 93 रुपये तक है, जबकि अपना यहाँ 100 रुपये से ऊपर का है। तो आज की डेट में भी राजस्थान सरकार सबसे ज़्यादा पेट्रोल लेंगे कीमत ले रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोगों का पेट्रोल का ट्रांसपोर्ट का काफ़ी बड़ा काम रहता है। हमारा हर काम जो भी होता है ये ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही पोर्ट तक पहुंचता है। काफ़ी इसमें काफ़ी कुछ खर्चा भी होता है, उसमें हमें रिलीफ मिलेगा। हम ये मानते हैं कि बीजेपी सरकार का सराहनीय कार्य है, लेकिन इसमें कुछ और कमी होने की आवश्यकता है। जैसे कि हमें अंदेशा था कि बगल की सरकार में जो है वो 90 रुपये के करीब है, तो इसमें जो इम्पैक्ट आना चाहिए करीब 10 रुपये का आना चाहिए था, लेकिन 3 और 3.5 और 4 रुपये के बीच में आया। तो इस बारे में पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि उम्मीद ज़्यादा थी और लेकिन थोड़ा कम हुआ है। पुरुषोत्तम जी क्या कहेंगे? जी, ये सरकार का सराहनीय कदम है। और जैसे कि मोदी जी ने भी डिक्लेयर किया था कि राजस्थान की हम समीक्षा करेंगे, और उन्होंने समीक्षा करके जनता को चुनाव से पहले ये बेनिफिट दिया। निसंदेह ये सराहनीय कदम है, लेकिन सरकार से हमारा निवेदन है कि थोड़ा इसमें पड़ोसी राज्यों के इक्विवेलेंट और करो ताकि और बढ़ा जाए। आपने बाकी साथियों की जो है बात को आगे बढ़ाया है। विजय जी के पास तो मैं बाद में आऊँगा। आप क्या कहेंगे चैलेंजेस, क्योंकि 5,65,000 करोड़ का कर्ज है, ऐसी स्थिति में जो पेट्रोल डीजल आबकारी ये ऐसे होते हैं जब करंट रेवेन्यू आता है सरकार को, इसको कम करना कोई सरकार चाहती नहीं है, फिर भी किया है। बिल्कुल, ये सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। बट अगर हम देखें कि तो सरकार पे इतना बड़ा कर्ज है और समीक्षा जो की जाती है वो इस आधार पे की जाती है कि हम कितना रेवेन्यू लूज़ करेंगे और पर जो प्राइसिंग कम होगी उससे कितना सेल बढ़ेगी और उससे कितना रेवेन्यू अर्न होगा। तो सरकार को वो तालमेल बैठाना पड़ता है और सरकार ने फिर भी जनता को फ़ायदा दिया है, जो सराहनीय है। क्या कहेंगे आरपी विजय जी की? उम्मीद थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन जितना किया वो स्वागत योग्य है, पर और कर सकते थे। वीके शर्मा जी, मैं तो एक जो देश के प्रधानमंत्री और विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे नरेंद्र भाई मोदी और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं उनका एक्चुअली ग्रेटिट्यूड करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था, ये मोदी का वादा है, और जो हमने वायदे किए थे उनको हमने निभाया है। हो सकता है कि इस समय हमारे को थोड़ा कम लग रहा हो, बट बजट बहुत जल्दी आने वाला जुलाई में, जब तक सारी चीज़ें नैरेटिव भी आ जाएगा उस समय हो सकता है कि हम इसको और बढ़ाएं। हम यही उम्मीद करते हैं, सरकार ये करेगी और जनता के फैसले, जनता के भलाई के लिए फैसले करेगी, और जो वादा उन्होंने किया था वो निभाया है, इसलिए वो बधाई के पात्र है। तो जुलाई में ये राहत और बड़ी भी हो सकती है। तो यहाँ हमने इस चर्चा में आयकर की धारा 43BH के तमाम प्रावधानों पर चर्चा की, साथ ही इसके
प्रकोप से बचने पर भी यहाँ पर विशेषज्ञों ने प्रकाश डाला। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।